आप देख रहे हैं रोजाना खबर। रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। लगातार चुनावी चर्चाओं के बीच, परिचर्चाओं के बीच अब नतीजों का वक्त आ गया है। 6 चरण के चुनाव हो गए हैं और 7वां चरण का चुनाव 1 जून को है। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जिन्होंने भाजपा को 400 पार का नारा दिया, उनके लिए मतदान 1 जून को होगा बनारस में। उन्हीं के साथ 60-70 सीटों पे और जो भी है। लेकिन आज जिस चर्चा परिचर्चा को लेकर बैठे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जाटलैंड माना जाता है। यहाँ की आवाज दूर तक जाती है, चाहे किसान की हो या आर्थिक उन्नति का परिचायक हो। जाटलैंड पश्चिमी उत्तर प्रदेश गाजियाबाद से सहारनपुर तक के जिस चुनावी परिदृश्य को हम आज दिखाने जा रहे हैं, और हमारे साथ हमारे राजनीतिक समीक्षक, विश्लेषक और क्रांति भूमि मेरठ 1857 के गदर के लिए, क्रांति के लिए मेरठ जाना जाता है। और यहाँ पे जिस प्रकार से हम परिचर्चा कर रहे हैं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में आज हम बात करेंगे किस सीट पर किसका पल्ला भारी है और कैसे चुनावी रणनीति बदली है और या बदलने वाली थी जिसे नहीं बदली गई। हमारे साथ दिग्गज चेहरा हैं राजनीतिक चिंतक, समीक्षक देश दीपक अग्रवाल जी। डॉक्टर देश दीपक अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रोजाना खबर के मंच पे। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, रोजाना समाचार के संपादक और एडिटर के लिए। अरे नहीं, बहुत सर, आपको मैं चुनाव के वक्त जरूर मिलाता हूं क्योंकि इनके प्रेडिक्शन जो है, एनालिसिस, समीक्षा बहुत सार्थक साबित होते हैं। सर, जिस तरह चुनाव अब करीब करीब खत्म हो गए हैं, 4 जून को नतीजे आएंगे। अब बेशक है कि 400 पार का नारा जो प्रधानमंत्री या भाजपा ने दिया वो कहां तक सफल हो पाता है, लेकिन अब आज हम बात करेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में। और आपका जो आपकी जो पारखी नज़र है, लगातार राजनीतिक के विश्लेषक के तौर पे, समीक्षक के तौर पे, हम उनका फ़ायदा आज दर्शकों को भी देंगे, खुद भी लेंगे। हम जो गाजियाबाद, बागपत, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, नगीना और बिल्कुल। अब मैं गाजियाबाद के कॉन्टेक्स्ट में बात कर लेते हैं। गाजियाबाद में पिछली बार जो थे बीके सिंह, उनका टिकट काट दिया गया, जिसे ठाकुर बिरादरी में नाराज़गी भी रही। अब वहाँ से अतुल गर्ग बनिए वैश्य कम्युनिटी को दिया गया है। तो आप वहाँ के अब क्या आपका एनालिसिस कहता है कि ऊँट किस करवट बैठेगा? देखिए, सबसे बड़ा जो वहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट है, वीके सिंह जी जो थे, जनरल वीके सिंह जी, वो 5 लाख वोटों से जीते थे। 5 लाख वोटों का जो एक मार्जिन होता है उसे कवर करना किसी भी रूप में बहुत मुश्किल हो जाता है। जबकि बहुत अच्छा कैंडिडेट उतारा गया है वहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से। डॉली शर्मा जाना पहचाना चेहरा है, काफ़ी काम करती हैं, लेकिन उसके बाद भी 5 लाख का जो मार्जिन है उसे पूर्ण करना बहुत मुश्किल है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से वो सीट जीत रही है, मार्जिन कम होने वाला है। चलिए इसमें करते हैं। अब हम आ जाते हैं बागपत। देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की विरासत को संभालने के लिए उन्हीं के पार्टी के अटल कहे जाने वाले राजकुमार सांगवान को चुनाव लड़ाया गया है, जो तीसरी पीढ़ी के साथ भी काम कर रहे पार्टी में। चौधरी साहब के साथ जुड़े थे, लेकिन बेदाग छवि, क्या असर दिखेगा? चुनाव किस रूप में देखते हैं? निश्चित रूप से मैं राजकुमार सांगवान, मैं पहली बार जयंत चौधरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। 40 साल की राजनीति के अंदर पहली बार ऐसा हुआ कि एक ऐसा चेहरे को उन्होंने टिकट दिया है जिसे जनता ने लड़ाया है, जिसे खुद लड़ने की ज़रूरत नहीं है। जहां तो एक तरफ चौधरी साहब थे जिन्होंने 5 मुख्यमंत्री दिए और उसके बाद अजीत सिंह जी खाली इसलिए लगे रहे कि कहीं ना कहीं उन्हें केंद्र के अंदर मंत्री पद मिला, और उसके कारण जो लोक दल एक तरफ से कांग्रेस का विकल्प बन रही थी पूरे उत्तर प्रदेश में, वो ढह गई। जयंत चौधरी जी ने राजकुमार सांगवान जैसे बहुत ही मेहनती व्यक्ति को टिकट दिया। निश्चित रूप से उनकी जीत मार्जिन पे ही है, 2 लाख से जीतेंगे या 2.5 लाख से जीतेंगे, जीत निश्चित है। क्योंकि अभी मैंने 2 दिन पहले उनका चुनाव मतलब इंटरव्यू लिया, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लिया राजकुमार सांगवान जी का। बहुत ही विनम्र, बहुत ही सौम्य व्यक्तित्व के धनी है, अविवाहित हैं, लगातार 40-50 सालों से रालोद के साथ जुड़े हुए हैं, और तमाम लोग आए और MP MLA बन के चले गए। मैंने सवाल किया कि आपके अंदर बेचैनी नहीं हुई, धैर्य, पैसेंस? बोले सर मैं तो बिल्कुल शांत मन से पार्टी की सेवा में लगा था। अब चौधरी साहब की ही विरासत को मुझे संभालने का मौका मिलेगा, इससे बड़ा प्रसाद मेरे लिए जीवन का कुछ नहीं हो सकता। तो बागपत को भी हम NDA खाते में डाल सकते हैं। अब आते हैं मुजफ्फरनगर। केंद्रीय मंत्री संजीव बाल्यान और संगीत सोम दोनों के बीच 36 का आंकड़ा आखिरी समय तक
खुद प्रधानमंत्री मोदी ने संगीत सोम को मनाने की कोशिश करी है हेलीपैड पे। योगी जी भी 2 बार आए, रंधावा में भी आए, वहां भी मैं कवरेज करने गया, वहां भी अलग से मीटिंग हुई। इन तमाम चीज़ों के होने के बाद भी ठाकुर को नाराज मनाने में सफल नहीं हो पाए और अंततः तलखी बनी रही। उन्होंने यहाँ तक बोल दिया संगीत सोम ने कि संगीत बालियान मेरे स्तर का नहीं है। इस रूप को किस रूप में देखिए, मैं किसी नेता का तो नाम लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन आप जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं वहाँ पर आपको मतभेद भुलाकर, मनभेद भुलाकर पार्टी को जिताने का काम करना चाहिए। मतभेद और मनभेद पार्टी का जब इलेक्शन हो जाए उसके बाद बात की जा सकती है। जैसे कहा जाता है 36 जो थी, राजपूत 36 थी, उन्होंने वोट नहीं किया। हमने भी पढ़ा कि लगभग 0 वोट हुआ। बस एक आप अगर सकारात्मक जो उसका पक्ष देख सकते हैं वो ये है कि उन्होंने दूसरे पक्ष को भी वोट नहीं किया है, जिसका थोड़ा सा फ़ायदा आप देखेंगे तो संजीव बालियान जी को मिल सकता है। थोड़ा सा इसमें संजीव बालियान जी की भी गलती रही, उनका वो उतने सक्रिय नहीं रहे अपने क्षेत्र में जितना कि होना चाहिए थे। लगातार जब भी मेरी लोगों से बात होती थी वो एक क्षेत्र विशेष में ही अपने को ज़्यादा व्यस्त रखते थे, उस क्षेत्र से बाहर नहीं निकलते थे। और जहाँ तक और नेताओं की बात है, देखिए आपका कद जब भी बढ़ता है जब आप झुकते हैं। आपका कद कभी भी अपनी गर्दन ऊपर करने से नहीं बढ़ता है। सबको जब भी मौका मिलेगा जब भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो कि एक छोटे से कार्यकर्ता को भी टिकट देती है। इसका बहुत बड़ा उदाहरण संदेश खाली है। अगर आपने सुना होगा, बंगाल में संदेश खाली में उन्होंने उस महिला को टिकट दिया है जिसके पास नामांकन के भी पैसे नहीं थे। आपको बहुत मौके दिए गए, आपको 2 बार एमएलए बनाया गया, 1 बार एमएलए बनाया गया, आप हारे, और उसके बाद अगर आपकी तब भी बहुत ज़्यादा लालसा बढ़ी हुई है तो मान के चलिए आप सही पार्टी में नहीं हैं। सर, मुजफ्फरनगर में जिस तरीके से रालोद और भाजपा गठबंधन है, अगर ठाकुर बिरादरी को अगर मैं कुछ माइनस भी कर दूं तो जो रालोद का जाट वोट बैंक है वो तो जुड़ गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं ये देखिए, उतना फ़ायदा, मैं आपकी बात से इसमें पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ। राष्ट्रीय लोक दल का जो जाट वोट है वो बीजेपी से पूर्ण रूप से नहीं जुड़ पाया है। अच्छा जी। जहाँ पर भी मेरी बात हुई है वो ये तो कहते हैं कि हम बीजेपी से जब जुड़े हुए हैं जहाँ पे लोक दल की बात है, हमें तो स्टेज साझा करने में भी कष्ट होता है। तो जाटों की जहाँ तक वोट है, मैं अगर माने 10-20% लोकदल की वजह से जो नाराज़गी थी वो कम हो गई हो, वो बात तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे संजीव बालियान जी की अपनी छवि ही काम करेगी कि उनकी अपनी छवि जाट वोट बैंक में कितनी अच्छी है। एनालिसिस कर पाए जीत हार में बात करें देखिए, तो बहुत ही ज़्यादा कड़ा मुकाबला होना वाला है। राजकुमार जो ये दारा सिंह प्रजापति जी और संजीव बालियान की वजह से के बीच में। दारा सिंह प्रजापति जो एक प्रजापति समाज से आते हैं, बहुत बड़ा वोट बैंक है। उसके अलावा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की मिलीजुली एक कैंडिडेट है, उसका भी फ़ायदा उन्हें मिलने वाला है। और कुछ जो एक वोट बैंक हमारा राजपूतों का गया, उसका भी उन्हें फ़ायदा मिलने वाला है। तो ये बहुत ही पास का कंटेस्ट होने वाला है। ये मान के चलिए एक संजीव बालियान जी के लिए ये एक जीने मरने वाली उनके राजनीतिक फ्यूचर को ये डिसाइड करने वाला है चुनाव। रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।